हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मितेश्वर सिंह केमिस्ट्री। सो गाइस, आज हम अपना शुरू करने वाले हैं फिजिकल केमिस्ट्री, दैट इज अपना फर्स्ट चैप्टर विच इज सॉल्यूशंस। तो आज हम बात करेंगे इसके इंट्रोडक्शन की, इसके कंसंट्रेशन टर्म्स की, सॉल्युबिलिटी एंड हेनरीज लॉ की। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सोल्यूशन हमारे पास है क्या। भाई देखो, इसमें भी मैं आपकी एनसीईआरटी यूज करूंगा क्योंकि आपने यहाँ पे सीखना है कि फॉर्मूलेस को अप्लाई कैसे करते हैं। उसकी प्रैक्टिस यहाँ पे आपकी थ्योरी कम एंड प्रैक्टिस ज़्यादा है। ठीक है, तो हम जितनी थ्योरी चाहिए उतनी हम लेंगे, उतना हम उसको समझेंगे एंड उसके बाद हम उसकी करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। देखो, आप अपनी लाइफ में सोल्यूशन से घिरे हुए हो। ठीक है, आपके पास सिंगल सब्सटेंस की कोई ऐसी बनी चीज आपके पास नहीं होती। ठीक है, आप ज्यादातर आपके पास सब आपके अराउंड क्या होगा, मिक्सचर्स होंगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल ब्रास है which is a mixture of copper and zinc, German silver which is mixture of copper, zinc and nickel, and bronze है mixture of copper and tin। ठीक है, ये आपके पास मिक्सचर भरे पड़े हैं। तो इसके बारे में आपको याद रहना चाहिए। ब्रास क्या होता है, कॉपर जिंक। ब्रोंज होता है कॉपर टिन। जर्मन सिल्वर होता है कॉपर जिंक और निकल। ठीक है, तो आप देखते हो जैसे आपके पास 1 ppm फ्लोराइड आयन इन वाटर दे प्रिवेंट टूथ डिके। आपके टूथपेस्ट में लिखा होता है कि इसमें फ्लोराइड आयंस की शक्ति है। फ्लोराइड आयंस कितने चाहिए होते हैं, 1 ppm। ठीक है, हम पढ़ेंगे क्या है 1 पार्ट्स पर मिलियन। अगर हम उसको थोड़ा सा बढ़ा दें 1.5 ppm, तो वो टूथ आपके मोटल्ड हो जाएंगे, यानी खराब हो जाएंगे। ठीक है, और ज्यादा कंसंट्रेशन कर दिया अगर फ्लोराइड आयंस की, तो आपके लिए वो पॉइजनस होता है। जैसे आपके वो जो चूहे मारने के लिए ऐसे हम मेडिसिन यूज करते हो ना आप। ठीक है, तो जैसे सोडियम फ्लोराइड हो गया, वो आपका एज अ राइट पॉइजन के लिए हम यूज करते हैं। ठीक है, तो ये था आपके पास इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट हम बात करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स की। कंसंट्रेशन टर्म्स में देखो भाई, सॉल्यूशन हमारे पास आपको पता है, बेसिक डेफिनेशन है, आपने बहुत बार पढ़ी होगी। सॉल्यूशन क्या होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। होमोजीनियस यानी कि उसकी प्रॉपर्टीज, उसकी जो कंसंट्रेशन, उसकी कंपोजिशन वो यूनिफॉर्म रहती है थ्रू आउट द सॉल्यूशन। ठीक है, और जो ज़्यादा क्वांटिटी में प्रेजेंट होता है उसे आप बोलते हो सॉल्वेंट। जो कम क्वांटिटी में होता है उसको बोलते हो सॉल्यूट। और सॉल्वेंट आपकी डिटर्मिन करता है कि फिजिकल स्टेट कैसी होगी सॉल्यूशन की। ठीक है, और इस चैप्टर में हम अपना फोकस रखेंगे सिर्फ और सिर्फ ऑन बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन यानी कि सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं, आपके पास ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है भाई, इसको बड़े ध्यान से देखना। सबसे पहले आपके पास गैसियस सॉल्यूशन। अक्सर ये आपका 1 मार्कर है, एमसीक्यू में पूछा जा सकता है इस बार, क्योंकि थोड़े से चांसेस है कि आपको कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, या आपके पास लॉजिकल क्वेश्चन जो है वो थोड़े से आने के चांसेस ज़्यादा है, जो इस बार सुनने में आ रहा है, या आप कह सकते हो गुप्त सूत्रों से पता चल रहा है हमें। तो वैसे आप इसके लिए क्या करो, ये एनसीईआरटी की जो छोटी छोटी बारीकी है ना, उसको आप ध्यान से देखो। ठीक है, आएगा एनसीईआरटी में से और कहीं से नहीं आने वाला। तो टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन की बात कर रहे थे। सबसे पहले आपके पास गैसियस सॉल्यूशन। गैसियस सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन एंड सॉलिड सॉल्यूशन। ये होते क्या हैं भाई, अभी हमने कहा कि सॉल्वेंट डिटरमिन करता है आपकी फिजिकल स्टेट। सो अगर गैसियस सॉल्यूशन की बात करूँ तो सॉल्वेंट क्या होगा, गैस। लिक्विड सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट क्या होगा, लिक्विड। सॉलिड सॉल्यूशन के लिए सॉल्वेंट क्या होगा, सॉलिड होगा। ठीक है, जैसे अगर आपके पास गैस इन गैस, अगर सल्यूट आपकी गैस है, सॉल्वेंट आपकी गैस है, तो उसे हम बोलेंगे गैस इन गैस। ठीक है, जैसे मिक्सचर ऑफ ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन गैसेस। लिक्विड इन गैस है तो क्लोरोफॉर्म इन नाइट्रोजन। सॉलिड इन गैस तो कैम्फर इन नाइट्रोजन। ठीक है, फिर देन गैस इन लिक्विड, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर। लिक्विड इन लिक्विड, इथेनॉल डिसॉल्व्ड इन वाटर। सॉलिड इन लिक्विड, ग्लूकोज डिसॉल्व्ड इन वाटर। है ना, आम सी एग्जांपल है। जैसे गैस इन सॉलिड, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पलेडियम। ध्यान से, सोल्यूशन ऑफ हाइड्रोजन इन पलेडियम। लिक्विड इन सॉलिड, अमलगम ऑफ मरकरी विद सोडियम। अगर आपको आ गया अमलगम, आपने कितनी बार ये टर्म सुनी होगी, अमलगम यानी कि मरकरी का किसी के साथ ऐसे कंपाउंड मिक्स होना। तो अगर अमलगम आ गया, अमलगम सोडियम अमलगम आ गया, मान लो सोडियम अमलगम आ गया, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आपके पास सल्यूट क्या सल्यूट है, आपके पास ये मरकरी है ना। तो क्योंकि ये लिक्विड होती है, अगर आ गया ना अमलगम ऑफ मर्करी सोडियम, इसमें क्या है आपके पास सॉल्यूट, ये है आपका लिक्विड इन सॉलिड की एग्जांपल। सो ये आपके कुछ कॉमन एग्जांपल्स है, इसको आपने ध्यान से देखना है। जैसे सॉलिड इन सॉलिड, यहाँ आगे कॉपर डिसॉल्व्ड इन गोल्ड, यहाँ जितने भी आपके अलॉयज आ गए।
ठीक है। तो इसका आपने ध्यान रखना कि अगर आपको कुछ आगे एग्जांपल आगे तो अगर तो आप वहाँ पे सोचने बैठ के कि यार ये क्या है कैसे है, तो फिर तो दिक्कत आएगी, आपका टाइम वेस्ट होगा। अगर आपने ये टेबल को 2-4 बार अच्छे से देखा हुआ है तो आप उसको आराम से कर पाओगे, सॉल्व कर पाओगे। तो इस वजह से इसको ध्यान से 1-2 बार रीड दे देना, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कंसंट्रेशन टर्म्स की, ठीक है। भाई देखो आप कैसे बता सकते हो सोल्यूशन की क्या कंसंट्रेशन है। अगर आप क्वालिटेटिवली बताओ यानी कि अगर ये सोल्यूशन गाढ़ा यानी कि इसमें सोल्यूट की कंसंट्रेशन ज़्यादा, अगर सोल्यूशन बड़ा डाइल्यूट है ना, बड़ा पतला सा, तो उसका मतलब इसमें सॉल्वेंट की कंसंट्रेशन ज़्यादा। पर कितनी कितनी उसको हम एक्सप्रेस करेंगे बाय क्वांटिटेटिवली, और उसके लिए हमारे पास टर्म्स है। ये आपने अपने पहला जो चैप्टर था आपका जो बेसिक कंसेप्ट वाला +1 में, उसमें भी आपने ये वाली टर्म्स पढ़ी होंगी, यहाँ पे भी पढ़ेंगे। एक बार रिवाइज करेंगे उसी को जल्दी से, ठीक है। तो सबसे पहले बात करते हैं मास परसेंटेज। मास परसेंटेज क्या भाई, सिंपल है फॉर्मूला, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 100। पर कहानी समझने वाली क्या है, अगर आ गया आपके पास के 10% ग्लूकोज इन वाटर, अगर आ गया बाय मास, या ऐसे आ गया, या 10% W/W ग्लूकोज इन वाटर, अगर ऐसे आ गया, तो इसका मतलब क्या है हमारे पास भाई कि 10 ग्राम ग्लूकोज 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन। 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन, पानी मत ले लेना, अक्सर यहाँ पे मिस्टेक्स होती है। आपने ऊपर फॉर्मूला के लिखा मास ऑफ सोल्यूशन, है ना, मास ऑफ सोल्यूशन लिखा है यहाँ पे। तो अगर 10 ग्राम ग्लूकोज अगर है आपका 10% W/W है, इसका मतलब है कि 10 ग्राम ग्लूकोज इन 100 ग्राम सोल्यूशन, 100 ग्राम सोल्यूशन। तो अगर मैं बात करूँ मास ऑफ सॉल्वेंट की, मास ऑफ सॉल्वेंट क्या है यहाँ पे, सॉल्वेंट पानी है, ठीक है, पानी है। तो कितना बचेगा, 100 में से 10 माइनस कर दो तो कितने बचेंगे, 90 ग्राम। तो 90 ग्राम ही आएगा आपका मास ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं वॉल्यूम परसेंटेज की। तो पता है आपको वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन। हाँ, एक चीज़ और ध्यान रखना है यहाँ पे जो आपका मास परसेंटेज ना, तो आपके जो मासेस है वो ग्राम में लेने होते हैं। आपने दोनों मासेस आपने कहाँ किस में लेने हैं, ग्राम में लेने हैं, ठीक है। और वॉल्यूम परसेंटेज की बात करें, ऊपर सोल्यूट नीचे सोल्यूशन, वॉल्यूम आपने लेना है ml में, क्योंकि परसेंटेज है तो 100 से उसे मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज़ याद रखना, जैसे अगर आपको कहूँ कि 10% इथेनॉल सोल्यूशन इन वाटर है, इसका मतलब 10 ml सोल्यूशन ऑफ इथेनॉल डिजॉल्व्ड इन 100 ml सोल्यूशन, डिजॉल्व्ड इन 100 ml सोल्यूशन, यानी कि आपका वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना बचेगा, 90 ml ओनली, ठीक है। अच्छा, जैसे फॉर एग्जांपल ये आप आ जाता है एंटी फ्रीज। अब एंटी फ्रीज क्या होता है, एंटी फ्रीज इज 35% V/V सोल्यूशन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल। अभी आपने ये पिछले ऑर्गेनिक आपने सीरीज में देखा होगा, इथिलीन ग्लाइकोल से आप मिल चुके होगे इस भाई से, ठीक है। तो इथिलीन ग्लाइकोल आपका एक एंटी फ्रीज होता है, ठीक है। और ये कितना आप लेते हो, 35% V/V, ठीक है। वो आप लेते हो 35% V/V एंड 35 ml इन 100 ml सोल्यूशन, ठीक है। तो इसका एंटीफ्रीज का काम क्या होता है कि एंटीफ्रीज आपके जो फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर है वो लोअर कर देता है बाय -17.6 डिग्री सेल्सियस या 255.4 केल्विन, ठीक है। ये पानी का जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है 0 से -17.6 तक ले जाता है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आपके पास मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज सेम है, बस ऊपर मास बाय वॉल्यूम है तो ऊपर मास लिख दो, नीचे वॉल्यूम, ऊपर सोल्यूट रहेगा, नीचे सोल्यूशन, ऊपर ग्राम आएगा, नीचे ml टू 100, सिंपल। नेक्स्ट है हमारे पास ppm, पार्ट्स पर मिलियन। ये हम तब लेते हैं जब हमारे पास सोल्यूट होता है बहुत ट्रेस क्वांटिटी यानी कि बहुत कम क्वांटिटी में अगर सोल्यूट होगा, ठीक है। तो ये नंबर ऑफ पार्ट्स वाला चाहे आप कर सकते हो याद, आपको याद आता है बहुत अच्छी बात है, नहीं याद है तो सिंपली आप इसको क्या लो, मास ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सोल्यूशन इनटू 10⁻⁶, बस सिंपल। नंबर अगर याद रहते हैं कर लो ये फॉर्मूला, नहीं आया तो इसको शॉर्ट में ऐसे याद कर लो ppm को, ठीक है। ऊपर भी मास नीचे भी मास ही आएगा, ऊपर, ठीक है। ऊपर भी मास नीचे भी मास ही आएगा, बस परसेंटेज में आप 100 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, अब पार्ट्स पर मिलियन है तो मिलियन के लिए आप इसे 10⁻⁶ के साथ मल्टीप्लाई कर रहे हो,
ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास भाई मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन क्या होता है भाई? मोल फ्रैक्शन को आप रिप्रेजेंट करते हो ऐसे एक्स के साथ, या काई से बोलते हैं, काई, ठीक है, काई के साथ ऐसे करते हो। मान लो आपके पास भाई ये आपका बिल्कुल मैथ्स की जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वैसे का ही ये सीन होता है इसमें भी, प्रोबेबिलिटी टाइप का सीन होता है इसमें, कि मान लो भाई आपके पास कोई सोल्यूशन है, ठीक है, और दो कंपोनेंट है वो सोल्यूशन में, ए एंड बी। तो अगर मैं कहूँ कि प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए, तो क्या कहोगे? सर प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग ए इज, जो जितने भी आपके पास जितने नंबर ऑफ ए है, नंबर ऑफ ए बाय टोटल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ ए प्लस नंबर ऑफ बी, ऐसे लिखोगे ना आप, ऐसे लिखोगे, ठीक है। सेम कहानी यहाँ पे मोल फ्रैक्शन में, एक्स इज इक्वल टू एन ए अपॉन एन ए प्लस एन बी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए, क्योंकि मोल फ्रैक्शन है तो हम मोल्स की बात करेंगे, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स, क्योंकि हम यहाँ पे बाइनरी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं, तो हम दो ले रहे हैं, ए एंड बी कॉम्पोनेंट ले रहे हैं, ठीक है। एक को ए ले लिया, एक को बी ले लिया, ठीक है। सिमिलरली अगर बी की बात करूँ तो एन बी बॉन एन ए प्लस एन बी, ठीक है। और ये भी आपको पता है कि भाई सम ऑफ मोल फ्रैक्शंस ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स, सम ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑल द कंपोनेंट्स इज गोइंग टू बी 1, ठीक है। तो इसके बारे में अभी हम इतनी डेप्थ में बात नहीं करेंगे, क्योंकि आई होप अपने +1 में इसे अच्छे से समझा होगा कि क्या है क्या नहीं है, पर ये इसका कोई इतना याद वाली बात भी नहीं है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का सम क्या होता है? 1 होता है, तो ये भी आपके एक सॉर्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी ही है, तो यहाँ पे भी सम क्या आएगा? 1 आएगा। नेक्स्ट अब बात करते हैं क्वेश्चन की। कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल इन अ सॉल्यूशन कंटेनिंग 20% ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास। अब है काम की बारी, ठीक है। 20% इथिलीन ग्लाइकोल बाय मास, यानी कि 20 ग्राम इथिलीन ग्लाइकोल इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यानी कि मास ऑफ सॉल्वेंट कितना आ जाएगा? 80 ml। मोल फ्रैक्शन निकालनी है अपने, मोल फ्रैक्शन, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल बाय टोटल नंबर, यानी कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल एंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ इथिलीन ग्लाइकोल क्या आ जाएगा भाई? 20 ग्राम है, ठीक है। इथिलीन ग्लाइकोल का अगर आप मॉलिक्यूलर मास चेक करो तो क्या आएगा? 62 आ रहा है, ठीक है। तो 20/62, ठीक है। टोटल नंबर ऑफ मोल्स इथिलीन ग्लाइकोल के 20/62। अच्छा, दूसरा आपके पास है पानी 80 ml, ठीक है। एक इसमें करेक्शन करो भाई, ml नहीं, क्योंकि मास है ना, तो यहाँ पे आएगा 80 ग्राम, 80 ग्राम, ठीक है। तो 80 ग्राम आपके पास है पानी, ठीक है। तो 80/18, बस इसको सॉल्व कर लो। तो अब हम यहाँ पे आपको पूरा वो मैथमेटिकली पूरा सॉल्व नहीं करवाऊंगा यहाँ पे, क्योंकि अभी रिवीजन कर रहे हैं, तो आई होप ये आपको मैथ्स इतना बेसिक मैथ्स आपको आता होगा, प्लस माइनस एडिशन सब्ट्रैक्शन, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एंड ऑल दैट वो आपको बेसिक मैथ्स आती होगी, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई मोलैरिटी की। मोलैरिटी तो हम केमिस्ट्री देखेंगे यहाँ पे। मोलैरिटी क्या है भाई? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर। एक तो ऐसे कई बार ऐसे बोल देते सर मोलैरिटी है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम किसके? सोल्यूट के, सॉल्वेंट के, सोल्यूशन के, किसके? ठीक है। तो अगर आपको ये थ्योरी आती है, न्यूमेरिकल सभी बनेंगे अगर आपको थ्योरी आती है। अगर थ्योरी नहीं आती अच्छे से, कि अगर मेरे को कहो कि भाई सर मोलैरिटी तो नंबर ऑफ मोल्स बाय वॉल्यूम होता है, पर भाई नंबर ऑफ मोल्स किसके, वॉल्यूम किसका, अगर वो ही नहीं आपको अच्छे से पता, थ्योरी नहीं अगर आपको अच्छे से पता, तो क्या ही होगा, मुश्किल ही होगा, है ना। तो उस वजह से इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है, ठीक है। ऊपर क्या आएगा? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नीचे क्या आएगा? वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन लीटर्स, ठीक है। तो अगर आपके ml में होगा तो उसको आप डिवाइडेड बाय 1000 कर दोगे, ये ऊपर की तरफ आ जाएगा, और आपका फॉर्मूला कुछ इस तरह से लगेगा, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास बाय मोलर मास, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जैसे आपके पास क्वेश्चन है, जैसे अच्छा एक और चीज़, जैसे आपके पास अगर दिया 0.25 मोल पर लीटर, यहाँ 0.25 मोलर सोल्यूशन ऑफ NaOH, इसका मतलब क्या है भाई? 0.25 मोल ऑफ NaOH डिजॉल्व्ड इन 1 लीटर, dissolved in 1 liter, and 1 liter is equal to 1 decimeter cube. 1 liter is equal to 1 decimeter cube, ठीक है। चलो
आगे बढ़ते क्वेश्चन की तरफ। कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ सोल्यूशन कंटेनिंग 5 ग्राम NaOH। भाई आप NaOH का मास, ये ऐसे कुछ मासेस है, आपको ये आपको मुंह याद होनी चाहिए। जैसे NaOH का मास क्या होता है, गिनना नहीं है सर, 23, 16 और 1, 40 सीधा। ठीक है, ग्लूकोज का मास क्या होता है सर, 180, गिनने नहीं बैठना वहाँ पे। ठीक है, तो 5 ग्राम ग्लूकोज, सॉरी 5 ग्राम NaOH इन 450 ml सोल्यूशन। भाई मास आपको गिवन है, गिवन मास, मोलर मास आपको पता है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन आपको पता है, फॉर्मूले में पुट करो, बात खत्म करो। ठीक है, बस ऐसे फॉर्मूले में पुट कर दो, बात खत्म हो जाएगी। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास मोलैलिटी। मोलैलिटी, अब मोलैलिटी और मोलैरिटी में डिफरेंस क्या है। मोलैरिटी में क्या होगा आपके पास, आप ले रहे हो वहाँ पे वॉल्यूम, यहाँ पे ले रहे हो आप मास, वहाँ पे आप नीचे ले रहे हो सोल्यूशन। ये अकेली टर्म है जहाँ पे आप क्या ले रहे हो नीचे, सॉल्वेंट। ठीक है, तो मास ऑफ सॉल्वेंट किस में ले रहे हो, केजी में ले रहे हो। जैसे अगर आपके पास, अगर बोलूँ मैं कि भाई 1 मोलर, अब जैसे कैपिटल M को बोलते हैं ना मोलर, मोलर, तो स्मॉल m को क्या बोलोगे, मोलल, मोलल। ठीक है, जैसे अगर कहूँ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ KCl, इसका मतलब 1 मोल ऑफ KCl डिसॉल्व्ड इन 1 kg ऑफ वाटर, इन 1 kg ऑफ वाटर। अब मास आपका सॉल्वेंट का क्या होगा, 1 kg। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मोलैलिटी ऑफ 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड इन 75 ग्राम बेंजीन। भाई मोलैलिटी निकालनी है, 2.5 ग्राम इथेनोइक एसिड, गिवन मास है आपके पास इथेनोइक एसिड का, मोलर मास आप निकाल लो कि कितना, 60 होगा। अब ये तो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, बेंजीन आपके पास ये सॉल्वेंट, ठीक है, इसका मास भी आपको गिवन है 75। सेम कहानी जैसे आपने मोलैरिटी में किया, ठीक है, आप यहाँ पे भी सेम कहानी करोगे। तो मोलैरिटी इज इक्वल टू गिवन मास बाय मोलर मास बाय मास ऑफ सॉल्वेंट। अब ये चाहिए था आपको केजी में, ये अगर आपके पास ग्राम में, तो ऊपर आप इसे 1000 से मल्टीप्लाई कर दें। एक्चुअली नीचे को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे और वो ऊपर की तरफ आएगा तो ऊपर लग जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो, वैल्यू पुट कर दो, और कुछ नहीं करना। ये वाले मेथड से मत जाना भाई, ये इससे मत जाओ, इससे मत जाओ। इतना लंबा खलेरा पहले इतनी बार सारा कुछ करो, क्यों करना भाई। इतने पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालो, फिर ऐसे करो, ऐसे ऐसे कैलकुलेशन नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। सिंप्लीफाई करते हैं, वैल्यूज लो, फॉर्मूला उठाओ, बीच में डालो, कहानी खत्म। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास ना बड़ा इंपॉर्टेंट है, टेम्परेचर डिपेंडेंट और टेम्परेचर इंडिपेंडेंट टर्म्स कौन सी है। जहां जहां पे भी वॉल्यूम आ रहा है, वॉल्यूम आपको पता है चेंज होता है विद चेंज इन टेम्परेचर। जहां जहां पे वॉल्यूम आएगा वहां वहां पे आपकी जो कंसंट्रेशन टर्म होगी टेम्परेचर डिपेंडेंट होगी। और जहां पे सिर्फ मास आ रहा है, अब मास तो टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड नहीं करता, तो वो आपकी क्या होगी, टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। जैसे मास परसेंटेज, जैसे ppm, जैसे मोल फ्रैक्शन, जैसे मोलैलिटी। और टेम्परेचर डिपेंडेंट कौन सी, जो वहाँ पे वॉल्यूम आ रहा है, जैसे वॉल्यूम परसेंटेज, मास पे वॉल्यूम परसेंटेज या मोलैरिटी। ठीक है भाई, तो इसका ध्यान रखना आपने। अब आते हैं आपके इंडेक्स क्वेश्चन के ऊपर। सबसे पहला क्वेश्चन है मास परसेंटेज ऑफ बेंजीन एंड CCl4 इफ 22 ग्राम बेंजीन इज डिसॉल्व्ड इन 122 ग्राम CCl4। भाई ये मैं नहीं कराऊंगा, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बेंजीन 122 ग्राम CCl4 में अपने मास परसेंटेज निकालनी है, निकाल लो भाई। हाँ, एक चीज़ का ध्यान रखना, एक चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ पे ना मास ऑफ सोल्यूशन आपने 122 नहीं लेना। 90% स्टूडेंट्स, इतने मैंने देखे हैं, 90% स्टूडेंट्स ये इसको 122 को मास ऑफ सोल्यूशन ले लेते हैं, गड़बड़ हो जाती है। ये मास ऑफ सॉल्वेंट है, तो सोल्यूशन क्या होगा, 22 + 122। तो ऐसे बस इसको आगे ये कर दो, 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन इन सोल्यूशन कंटेनिंग 30% बाय मास इन CCl4 कार्बन टेट्राक्लोराइड। ठीक है, यानी कि हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन निकालनी है हमने, कंटेनिंग 30% बाय मास इन कार्बन टेट्राक्लोराइड, यानी CCl4 में ये 30% बाय मास है, यानी कि 30 ग्राम में आपके पास बेंजीन इज इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यानी कि 70 ग्राम CCl4। तो आपने क्या निकाले, मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन। तो कैसे निकालोगे, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस CCl4। तो नंबर ऑफ मोल्स यानी गिवन मास बाय मोलर मास, तो गिवन मास आपके पास आ गया 30 ग्राम। ठीक है, C6H6 का होता है मोलर मास 78 और CCl4 का होता है 142। बस वैल्यू पुट करो, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्या करना भाई,
नेक्स्ट आपके पास कैलकुलेट द मोलैरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन। 30 ग्राम ऑफ CuNO3 twice 6H2O in 4.3 लीटर ऑफ सोल्यूशन। ठीक है, ये निकाल लो कि ये आपका होमवर्क है, ये आपका होमवर्क है, निकाल लियो। आसान है, इजी है। नेक्स्ट आपके पास 30 ml ऑफ 0.5 मोलर H2SO4 डाइल्यूटेड टू 500 ml। अब आई होप आपको ये मोलैरिटी ऑफ डाइल्यूशन एंड मिक्सचर का फॉर्मूला आते होंगे। कैसे निकालते हैं अभी हम उसमें नहीं जाएंगे, अगर नहीं भी आते तो ये दो छोटे से फॉर्मूले हैं। डाइल्यूशन है M1V1 इज इक्वल टू M2V2, मिक्सचर का है M1V1 प्लस M2V2 बॉन V1 प्लस V2। इसको याद कर लियो, वैल्यू पुट कर देना, बात खत्म। अब यहाँ पे क्योंकि डाइल्यूशन है तो आपके पास है 30 ml 0.5 मोलर 30.5। ठीक है, यहाँ पे 500 ml, मोलैरिटी निकाल लेना। ठीक है, चलो कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर एक्वा सोल्यूशन। अब ये इंटरेस्टिंग है, क्या कह रहे हैं, कैलकुलेट द मास ऑफ यूरिया रिक्वायर्ड इन मेकिंग 2.5 kg ऑफ 0.25 मोलर, यानी आपके पास ये मोलैलिटी गिवन है कितनी, 0.25। ठीक है, और मास ऑफ सॉल्वेंट ने कितना दिया आपको, 2.5 kg। ठीक है, तो आपने क्या निकालना, मोलर मास यूरिया का आप निकाल लो कि यहाँ पे मैं नहीं जा रहा। ठीक है, तो आपने इसको बस वैल्यू पुट कर देनी है, आपको ये W मिल जाएगा। क्योंकि अब ये 2.5 kg है ना, तो यहाँ पे मैंने 2.5 रहने दिया, यहाँ पे ऊपर मैंने 1000 नहीं किया। ऐसे नहीं करेंगे हम, क्यों, क्योंकि ये ऑलरेडी kg में गिवन है। तो बस ये इसको यहाँ से फॉर्मूले से आप निकाल लो कि मोलर मास ऑफ यूरिया, और यहाँ पे आपका W निकल जाएगा। अब ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, तो इसको मैं सेपरेटली कराऊंगा। कैलकुलेट मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ पोटेशियम आयोडाइड इफ द डेंसिटी ऑफ 20% मास बाय मास एक्वस की इज 1.202 ग्राम पर ml। अब ध्यान से देखो, कह रहे हैं कि आपके पास डेंसिटी है एक्वस की 1.202 ग्राम पर ml, और कितना सोल्यूशन है KI का, 20% मास बाय मास, यानी 20 ग्राम KI इन 100 ग्राम सोल्यूशन, यानी मास ऑफ सॉल्वेंट 80 ग्राम आएगा। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 20% KI यानी 20 ग्राम KI इन 100 ग्राम सोल्यूशन। ठीक है, अच्छा, दूसरा ने कहा भाई कि डेंसिटी ऑफ सोल्यूशन इज 1.202 ग्राम पर ml, तो 1.202 ग्राम वॉल्यूम में, यानी कि बेसिकली अगर मैं डेंसिटी को कैसे लिखूँ, ग्राम पर ml, यानी कि 1.202 ग्राम 1 ml में है। 1.202 ग्राम वॉल्यूम 1 ml में है। ठीक है, तो 1 ग्राम के लिए वॉल्यूम कितना लगेगा, 1/1.202। 100 ग्राम, क्योंकि अब आपने निकालनी है 100 ग्राम के लिए, क्योंकि 20 ग्राम की आई 100 ग्राम सोल्यूशन है ना, एंड डेंसिटी आपकी होती है सोल्यूशन की। ठीक है, तो सोल्यूशन के लिए 100 ग्राम सोल्यूशन के लिए क्या करोगे, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो 100/1.202 ml। ठीक है, अच्छा, मोलैरिटी का फॉर्मूला W बाय मोलर मास इंटू 1000 बाय वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन इन ml, क्योंकि अभी आप ml में ले रहे हो ना, इसलिए मैंने ऊपर 1000 कर दिया। ठीक है, बस वैल्यूज पुट कर दो, 20/166। अच्छा, मोलर मास ऑफ KI ये पता होना चाहिए, 166 होता है, पोटेशियम का 39, आयोडीन का 127, तो इट इज़ 166। बस वैल्यूज पुट कर दो। ये मैंने अभी मोलैरिटी निकाली है, वैसे ही आप इसका मोलैलिटी निकाल सकते हो, मोल फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो। ठीक है, बस ये टर्म्स को ध्यान से देखो, टर्म्स को देख के घबराना नहीं है, उसको डिकोड करो, उसको डिकोड करो। वो होगी कैसे, विद प्रैक्टिस होगी। एटलीस्ट एनसीईआरटी करो, एनसीईआरटी अच्छे से प्रैक्टिस करो। इफ नॉट PYQs, इफ नॉट एनीथिंग एल्स, एटलीस्ट एनसीईआरटी की प्रैक्टिस तो भाई ज़रूर करो अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं भाई सॉल्युबिलिटी की। हमारा जो आज इस वीडियो का लास्ट टॉपिक है सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व्ड इन अ स्पेसिफाइड अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट एट अ स्पेसिफिक टेम्परेचर। सीधी सी बात, अगर मैं आपका एक वॉल्यूम फिक्स कर दूं किसी सॉल्वेंट का, और टेम्परेचर फिक्स कर दूं, उसमें मैं कितना सल्यूट डाल सकता हूं मैक्सिमम अमाउंट तक, उसे क्या बोलेंगे हम, सॉल्युबिलिटी। क्या बोलेंगे, सॉल्युबिलिटी। ठीक है, तो जैसे आपने देखा होगा, आप पानी डाल, आप 1 गिलास पानी में 1 चम्मच चीनी डालो, 1 डाली, 2 डाली, 3 में थोड़ी सी मुश्किल होगी घोलने के लिए, 4 में आप देखोगे कि सेटल डाउन होने शुरू हो गया, यानी आप इससे ऊपर नहीं और घुल सकती। ठीक है, सो दैट इज सॉल्युबिलिटी, है ना, दैट इज सॉल्युबिलिटी। क्योंकि आपने अगर टेम्परेचर फिक्स किया हुआ है, रूम टेम्परेचर मान लो 25 डिग्री किया, वॉल्यूम आपने फिक्स किया, मान लो 300 ml लिया है। ठीक है, तो आपने फिक्स कर दिया एक चीज़ को,
आप और नहीं डिजोल्व कर सकते। सो एक वॉल्यूम टेम्परेचर फिक्स करने के बाद जो जितना आप मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सोल्यूट डिजोल्व कर सकते हो सॉल्वेंट में, दैट इज नोन एज सॉल्युबिलिटी। ठीक है। अच्छा, ये डिपेंड करती है अपॉन नेचर ऑफ सोल्यूट एंड सॉल्वेंट एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर। टेम्परेचर और प्रेशर पे भी डिपेंड करती है। तो अलग अलग हम देखेंगे सॉल्युबिलिटी। सबसे पहले बात करते हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ अ सॉलिड इन लिक्विड। सॉलिड इन लिक्विड, भाई देखो चीज याद रखना पोलर सोल्यूट आपके पोलर सॉलिड में डिजोल्व होंगे, नॉन पोलर सोल्यूट आपके नॉन पोलर सॉलिड में डिजोल्व होंगे। ठीक है, यानी कि अगर सॉल्यूट आपका सॉलिड में डिजोल्व हो रहा है तो तभी होगा अगर उसकी इंटरेक्शन जो है सिमिलर है, जैसे पोलर वाला पोलर में, नॉन पोलर वाला नॉन पोलर में, लाइक डिजोल्व्स लाइक वाला प्रिंसिपल वो आपने पढ़ा होगा। ऑर्गेनिक में भी मैंने आपको कराया था कि ये कैसे कैसे सॉल्युबलाइज होते हैं। ठीक है, सॉल्युबिलिटी फैक्टर्स हमने किए थे ऑर्गेनिक में भी। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिसोल्यूशन एंड क्रिस्टलाइजेशन। देखो भाई, अगर आप सॉलिड, क्योंकि ये सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड है ना, सॉलिड डाल रहे हो लिक्विड में, तो अगर आप सॉलिड सोल्यूट डाल रहे हो सॉलिड में तो कुछ सोल्यूट आपका डिसॉल्व हो जाएगा। ठीक है, और उसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगी सोल्यूशन में। दिस प्रोसेस इज नोन एज डिसोल्यूशन। जब आपका सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है, सॉलिड डिसॉल्व हो रहा है सोल्यूशन में और अपनी सॉलिड फॉर्म को खो रहा है, दैट इज कॉल्ड डिसोल्यूशन। Some solute particles in solution collide with the solid solute particles and get separated out of solution. This process is known as crystallization. यानी कि जब अगर आपका वो जो नीचे पार्ट बच रहा है सॉलिड पार्ट है ना, तो अब आपका सॉलिड फॉर्म मेंटेन हो रही है और कुछ आपके सोल्यूट पार्टिकल जो हैं सोल्यूशन में वो एक दूसरे पार्टिकल्स से मिलकर एक सॉर्ट ऑफ एक क्लस्टर सा बना के और सोल्यूशन से सेपरेट हो रहे हैं, उसके हम क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। क्या बोलेंगे, क्रिस्टलाइजेशन। ठीक है, और जब आपका ये स्टेज एक डायनामिक इक्विलिब्रियम पे आ जाएगी, यानी कि सोल्यूट एंड सॉल्वेंट मिलके आपका एक सोल्यूशन बना लेंगे। ठीक है, यानी कि अब और सोल्यूट अगर आप डालोगे तो और नहीं होगा डिसॉल्व। ठीक है, ऐसे सोल्यूशन को हम बोलते हैं सैचुरेटेड सोल्यूशन। क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड सोल्यूशन। यानी सच अ सोल्यूशन इन विच नो मोर सोल्यूट कैन बी डिसॉल्व्ड, पर कब, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर। एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, ये मेंशन करना जरूरी है, एट द सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर, क्योंकि अगर मैंने टेम्परेचर बढ़ा दिया या प्रेशर को चेंज किया तो सॉल्युबिलिटी इफेक्ट होगी, 100% होगी। ठीक है, इस वजह से इस चीज का आपने ध्यान रखना है। अनसैचुरेटेड सोल्यूशन का होगा जिसमें अभी आप सेम टेम्परेचर पे और सोल्यूट आप उसको डिसॉल्व कर सकते हो। ठीक है, अच्छा, और ऐसा सोल्यूशन विच इज इन डायनेमिक इक्विलिब्रियम विद अनडिसॉल्व्ड सोल्यूट इज अ सैचुरेटेड सोल्यूशन and contains a maximum amount of solute dissolved in given amount of solvent. Thus concentration of solute in such a solution is called its solubility. मतलब ये मोटी मोटी ये सारी कहानी को सैचुरेटेड सोल्यूशन जब आपका बन जाए, ठीक है, और आपका डायनामिक इक्विलिब्रियम एस्टैब्लिश हो जाए, इस मोटी मोटी कहानी को आप बोलते हो सॉल्युबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास भाई इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। ठीक है, वो आपने सिंपल सी बात है, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड ये आपकी हाईली इफेक्ट होती है टेम्परेचर से। ठीक है, अगर आपके पास जैसे अगर आप डिसोल्यूशन करा रहे हो और अगर ये एंडोथर्मिक है तो जैसे जैसे आपका टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, और अगर आपकी ये एक्सोथर्मिक डिसोल्यूशन है तो टेम्परेचर बढ़ेगा सॉल्युबिलिटी घटेगी, अकॉर्डिंग टू ली-चैटलियर प्रिंसिपल। ठीक है, तो इसका आपने ध्यान रखना। नेक्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर, क्योंकि भाई ये सॉलिड एंड लिक्विड ऑलरेडी बहुत ज़्यादा कंप्रेस होते हैं, हाई है ना, ऑलरेडी मतलब ऑलरेडी कंप्रेस हो चुके कि फर्दर उनको कंप्रेस नहीं कर सकते, दे आर हाईली इनकम्प्रेसिबल, ऑलरेडी उनके उनमें स्पेसिस नहीं है तो क्या ही उनको कंप्रेस करेंगे सॉलिड लिक्विड को। ठीक है, तो इस वजह से प्रेशर का कोई इतना सिग्निफिकेंट रोल नहीं होता। ठीक है, और इससे प्रेशर में चेंज करने से सॉलिबिलिटी का सॉलिड इन लिक्विड कुछ खास इतना फर्क नहीं देखा गया। पर कहानी में ट्विस्ट आएगा जब आएगी गैस इन लिक्विड। अब आपने गैस को डिसॉल्व करना है। ठीक है, तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्ट होती है प्रेशर एंड टेम्परेचर से। क्यों, क्योंकि गैस है उसमें स्पेस बहुत ज़्यादा, तो इट इज़ हाईली कंप्रेसिबल। ठीक है, तो जैसे जैसे आप प्रेशर बढ़ाओगे आपकी जो सॉल्युबिलिटी है गैस इन सोल्यूशन, ठीक है, वो भी इंक्रीज करेगी। ठीक है, देखो भाई, अगर आपका सिस्टम एक डायनामिक इक्विलिब्रियम में है, ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि भाई अब ये गैशियस पार्टिकल्स जितने एंटर हो रहे हैं उतने रेट से बाहर जा रहे हैं और इक्विलिब्रियम में एक एस्टैब्लिश हो गया। यहाँ पे आपके एक साइंटिस्ट आए थे जिनका नाम था सर हेनरी। उन्होंने एक पहला आपके पास एक क्वांटिटेटिव रिलेशन दिया था, प्रेशर एंड सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सॉल्वेंट। ठीक है, जिसको आप बोलते हो हेनरीज लॉ।
हेनरीज लॉ क्या कहता है भाई कि द सॉल्युबिलिटी ऑफ अ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस प्रेजेंट अबाउट द सरफेस ऑफ लिक्विड और सॉल्यूशन। सीधी सी बात कि जो आपकी सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड, solubility of gas in liquid is directly proportional to partial pressure of gas present above the surface of liquid और solution। यानी कि आपकी गैस का जो प्रेशर है सरफेस के ऊपर उस पर डिपेंड होगी सॉल्युबिलिटी। ठीक है, फिर उन्होंने कहा कि भाई सॉल्युबिलिटी को अगर हम मोल फ्रैक्शन का यूज़ करें, है ना, अगर मोल फ्रैक्शन को हम यूज़ करें एज अ मेजर ऑफ सॉल्युबिलिटी, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन इज प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस ओवर द सोल्यूशन। यानी कि आप मोल फ्रैक्शन है, पर अगर यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे इन्होंने जो लॉ दिया ये वाला, यहाँ पे स्टेटमेंट यहाँ पे रिवर्स कर दी। अब यहाँ पे लिख दिया प्रेशर इज प्रोपोर्शनल टू एक्स, यहाँ पे एक्स प्रोपोर्शनल टू पी। तो हुआ क्या एक्चुअली, आपका मोल फ्रैक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पार्शियल प्रेशर। हम ऐसे इसको हटाएंगे और कांस्टेंट लगाएंगे तो यहाँ पे लगेगा के लगेगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा अगर मैं इन सभी को इन्वर्स कर दूँ 1/x इज इक्वल टू 1/k इंटू 1/p। ठीक है, प्रेशर को यहाँ पे ले गया, x को यहाँ पे ले गया, क्या बचेगा p इज इक्वल टू 1/k इंटू एक्स। ये 1/k जो है इसे हम बोलते हैं kh एंड दिस इज द रिप्रेजेंटेशन, एग्जैक्ट रिप्रेजेंटेशन ऑफ हेनरीज लॉ कि पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इन वेपर फेज इज प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस इन सोल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे जो आपका KH है दिस इज नॉट प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, दिस इज हेनरीज लॉ कांस्टेंट। ठीक है, ग्राफ बनाओगे अगर आप पार्शियल प्रेशर का एंड मोल फ्रैक्शन का तो सीधी सी बात है y इक्वल टू mx, c है इसमें, है नहीं, इंटरसेप्ट है नहीं इसमें, तो आपके पास ग्राफ क्या बनेगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा। ठीक है, तो सीधी सी बात है, आप ये KH क्या है 1/k है, ध्यान रखना है, इसको ध्यान रखना। इससे फ़र्क क्या पड़ेगा, जैसे जैसे आप KH को बढ़ाओगे एट अ गिवन प्रेशर वैसे वैसे सॉल्युबिलिटी डिक्रीज करेगी। यानी कि आपके पास ऐसे आगे टेबल है KH वैल्यूज फॉर बोथ N2 एंड O2। जैसे जैसे आप टेम्परेचर इंक्रीज करा रहे हो, ठीक है, KH वैल्यू आपकी इंक्रीज कर रही है, इंडिकेटिंग सॉल्युबिलिटी इंक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। भाई देखो, जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो KH आपका बढ़ रहा है। ठीक है, KH आपका बढ़ता है, तो KH जब भी बढ़ रहा है सॉल्युबिलिटी कम होगी, सीधी सी बात। ठीक है, तो टेम्परेचर बढ़ाने से KH बढ़ता है, तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी आपकी डिक्रीज करती है। और इसी पे आपका बड़ा फेमस बोर्ड्स का क्वेश्चन है ये वाला कि रीजन वाई एक्वेटिक स्पीसीज आर मोर कंफर्टेबल इन कोल्ड वाटर दैन इन वार्म वाटर, बिकॉज टेम्परेचर वार्म वाटर में टेम्परेचर ज़्यादा होता है, उससे KH बढ़ेगा, उसमें सॉल्युबिलिटी ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन इन वाटर डिक्रीज करेगी, उस वजह से दे आर नॉट कंफर्टेबल, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी उनको ब्रीदिंग के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है भाई क्वेश्चन, if N2 gas is bubbled through water at 293 Kelvin, how many millimoles of N2 gas will dissolve in 1 liter of water? Assume that N2 exerts a partial pressure of this, given the Henry law constant for N2 is this, at 293 Kelvin is this। ठीक है, अब तो आप इस स्टेटमेंट को देख के घबराना नहीं है, सीरियस से देखो। N2 गैस को आपने बबल कराया 293 केल्विन, ठीक है, 293 केल्विन, 293 केल्विन, ठीक है, 293 केल्विन पे आपने बबल कराया। ठीक है, आपको पता है कि भाई 1 लीटर ऑफ वाटर है, पानी आपके पास 1 लीटर ऑफ है। ठीक है, आपने देखना है एक तो सबसे पहले हाउ मेनी मिली मोल्स ऑफ N2 गैस विल डिसॉल्व, इसके कितने मिली मोल ऑफ N2 डिसॉल्व होंगे। आपके पास N2 का पार्शियल प्रेशर है 0.987 बार, KH फॉर N2 है 76.48 किलो बार। अब यहाँ पे गलती कर दोगे, अब आप कहोगे सर आप सीधा फॉर्मूला लगाओ P इज इक्वल टू KH इंटू एक्स, सीधा वैल्यू पुट कर दो, काम ख़राब कर दो। तो यहाँ पे काम ख़राब नहीं करना, यहाँ पे काम ख़राब नहीं करना। ये यहाँ पे क्या लिखा है 76.48 किलो बार, प्रेशर आपको है बार में, तो इसको आप पहले कन्वर्ट करोगे बार में। ठीक है, उसको आप कन्वर्ट कर दोगे बार में, क्या आ जाएगा 76480 बार, 76480 बार। ये वैल्यूज़ को देन आप पुट करोगे इसमें, और आपके पास यहाँ पे जैसे दिया हुआ है, अब ये सॉल्व में करूँगा इसे, तो आपके पास आ रही है, ये मान लो ये आ रही है आपके पास मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट आपके पास है ये भाई, आपने ये तो आपके पास आ गई मोल फ्रैक्शन, ये सॉरी ये आपके पास आ रही मोल फ्रैक्शन। ठीक है,
आपने निकालना मिली मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स। ये तो अभी पास आपके पास सारी मोल फ्रैक्शन। मिली मोल्स कैसे निकालोगे? बस ये फॉर्मूला लगा लो, ये फॉर्मूला लगा लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। अब यहाँ पे फिर आप क्या गड़बड़ करोगे सबसे बड़ी, कि आपने क्या करना, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर। ये आपको आपको पता है, क्योंकि 1 लीटर वाटर है, 1 लीटर यानी 1000 ग्राम। 1000 ग्राम वाटर का मास इज 18, तो 1000/18 इज 55.5। ये 55.5 आया कहाँ से है? 1 लीटर वाटर है, तो 1 लीटर यानी कि 1000 ग्राम, 1000 ग्राम वाटर है, तो 1000/18 कितना होता है आपका? 55.5। ठीक है। अब अगर आप ऐसे इक्वेशन बना के आप इसको ऐसे सॉल्व करोगे, भाई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओगे, फालतू का टाइम वेस्ट करोगे। क्यों करना? क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि मोल फ्रैक्शन ऑलरेडी इतनी कम है N2 की। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स क्योंकि फिर इसके ऑब्वियसली बहुत कम होंगे, तभी तो मिली मोल्स में निकालने को कह रहे। तो भाई इस टर्म को आप यहाँ पे रिजेक्ट करोगे, इसको आप रिजेक्ट करोगे। मैं इसे कट भी यहाँ पे कर देता हूँ, इसको आप रिजेक्ट करोगे। ठीक है, और फिर आप इसे सॉल्व करोगे, क्योंकि n in denominator is neglected because it is very very less than 55.5। अगर मोल फ्रैक्शन 10⁻⁻5 में आ रही है और नंबर ऑफ मोल्स वाटर के 55.5 आ रहे हैं, तो ऑफ कोर्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ N2 तो बहुत कम होंगे, इसलिए हम इसको रिजेक्ट कर देंगे फॉर सिंपलर कैलकुलेशन। बस क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म करो, क्वेश्चन सॉल्व कर दो। ठीक है, अब बात करते हैं हेनरी लॉ की एप्लीकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हेनरी लॉ की एप्लीकेशन टू इंक्रीज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर। ठीक है, आपने कार्बन डाइऑक्साइड इन सॉफ्ट ड्रिंक्स एंड सोडा वाटर, उसके लिए आप वाटर को सील करते हैं अंडर हाई प्रेशर। ठीक है, वहाँ पे आप अंडर हाई प्रेशर पे सील करते हो। आपको पता है, सीधी सी बात है, जैसे जैसे प्रेशर आपका इंक्रीज होता है सॉल्युबिलिटी आपकी बढ़ती है। ठीक है, टेम्परेचर इंक्रीज होगा, सॉल्युबिलिटी कम होगी, प्रेशर बढ़ेगा, सॉल्युबिलिटी आपकी इंक्रीज करेगी। स्कूबा डाइवर्स में क्या होता है आपको पता है? स्कूबा डाइवर्स के जो टैंक होता है उसमें आपके पास ऑक्सीजन को साथ साथ नाइट्रोजन तो होती है, पर उसमें हीलियम डिजोल्व करते हैं। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन तो ऑफ कोर्स उनमें डालनी पड़ती है, बिकॉज एक तो एक सी लेवल के अंदर भी वहाँ पे नाइट्रोजन है, तो उसके साथ थोड़ा सा कोप अप करने के लिए। बट होता क्या है, स्कूबा डाइवर्स जाते हैं नीचे, ऐसे डुबकी लगाई, फिर जब वो ऊपर की तरफ आते हैं, नीचे जाते हैं, तो प्रेशर बहुत ज़्यादा इंक्रीज हुआ होता है। ठीक है, और वो जब ऊपर की तरफ आते हैं प्रेशर होता है डिक्रीज। जैसे देखो ना, आपने कभी कोक की बोतल या कोल्ड ड्रिंक की बोतल आपने ऐसे शेक की हो और ऐसे एकदम से खोल दो, तो ऐसे गैस एकदम से ऊपर की तरफ फिज आउट करती है। ठीक है, क्यों? क्योंकि पहले हाई प्रेशर था, फिर एकदम से लो प्रेशर आ गया, तो गैस एकदम से बाहर की तरफ उठती है। सेम यहाँ पे होता है, स्कूबा डाइवर्स अंदर थे, इतना हाई प्रेशर था, जब ऊपर आते हैं सरफेस के ऊपर प्रेशर आपका एकदम से कम होता है, प्रेशर कम होता है, तो नाइट्रोजन है ना, वो भी ऐसे एकदम से उड़ के जाती है, उड़ के ऐसे आएगी, और ऐसे उसमें जो बबल्स से बना देगी आपकी ब्लड वेसल्स में। और ये मेडिकल कंडीशन होती है, इसको आप बोलते हो बेंड्स, इसको बोलते हो आप बेंड्स, एंड इट इज़ वेरी पेनफुल एंड डेंजरस टू लाइफ। इसलिए उसको डील करने के लिए आपके जो स्कूबा डाइवर्स के टैंक्स हैं उसकी एयर में हीलियम फिल करते हैं 11.7%। ठीक है, नेक्स्ट आपके हाई एल्टीट्यूड्स पे पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज लेस देन दैट ऑफ ग्राउंड लेवल। हाई एल्टीट्यूड्स पे ना आपके पार्शियल, आप वहाँ पे रिवर्स केस है, हाई एल्टीट्यूड्स पे क्या है, प्रेशर कम है ऑक्सीजन का। ठीक है, प्रेशर कम है तो ऑफकोर्स सॉल्युबिलिटी कम होगी, तो कंसंट्रेशन आपके ब्लड में ऑक्सीजन की कम जाएगी, क्योंकि ब्लड भी तो लिक्विड है ना, तो ऑक्सीजन कम अमाउंट जाएगा आपके ब्लड में। अगर कम अमाउंट में जाएगा तो उस वजह से क्या होता है, लो ब्लड ऑक्सीजन से एक तो वीकनेस बड़ी होती है, अच्छे से आप सोच नहीं पाते क्लियरली, इसको आप बोलते हो एनॉक्सिया, इसको बोलते हो एनॉक्सिया। ठीक है, देन इज इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड डिक्रीजेस विद राइज इन टेम्परेचर। अभी आपने देखा क्यों होता है, कैसे होता है। ठीक है, अकॉर्डिंगली चटली प्रिंसिपल। ठीक है, अब आते हैं आपके इंडेक्स क्वेश्चन। ये आपका सिंपल है, H2S वाला अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इजी है। बस ये ध्यान रखना है, STP गिवन है। STP का मतलब क्या होता है कि आपका जो प्रेशर है यहाँ पे आप लोगे 0.987 बार। बस H2S आपकी टॉक्सिक गैस है ऑफ कोर्स, तो बड़ी गंदी सी स्मेल होती है उसकी। और इसकी सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर इन STP इज दिस, इतने मोलल है। आपने निकालना है हेनरीज लॉ कांस्टेंट। आई होप इतनी बातें सुनने के बाद अब थोड़ा सा आप में कॉन्फिडेंस होगा और इसको आप निकालोगे। ठीक है, इसको ट्राई करना ज़रूर।
Next is Henry's law constant for CO2 in water is 1.67 and 10 is to power 8 Pascal at 298 Kelvin. Calculate the quantity of CO2 in 500 ml soda water when packed under 2.5 atmosphere CO2 pressure at 298 Kelvin. भाई आपके पास गिवन क्या है? KH आपके पास 1.67 इंटू 10 is to power 8 Pascal, ठीक है। और आपके पास है, आपने निकालना है 500 ml ही आपके पास सोडा वाटर का है, 500 ml आपके पास सोडा वाटर का है, ठीक है। और आपके पास है 2.5 एटमॉस्फेयर CO2। अब क्योंकि KH आपका पास्कल में है तो आपके पास जो प्रेशर है CO2 का, इसको भी आप एक यूनिट में लोगे, यहाँ एटमॉस्फेयर टू पास्कल या पास्कल टू एटमॉस्फेयर। तो यहाँ पे मैंने एटमॉस्फेयर से पास्कल में कन्वर्ट किया है इसको, तो एटमॉस्फेयर से पास्कल में कन्वर्ट करना सिंपली 1.013 से मल्टीप्लाई करा दो, ठीक है। अच्छा, फिर आपके पास है PCO2 KH इंटू एक्स, फॉर्मूला सीधा लगा दो कि आपके पास आ जाएगा 0.0152। अब आपके पास आ गई मोल फ्रैक्शन ऑफ CO2। आपने निकालना क्या है? क्वांटिटी ऑफ CO2, क्वांटिटी ऑफ CO2, ठीक है। तो कैसे निकालोगे अब देखो, क्योंकि मोल फ्रैक्शन देखो कितनी कम आ रही है ना, 0.0152, तो इसका मतलब यहाँ भी नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 बड़े ज़्यादा कम है। तो बस मोल फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला लगाओ, ये नीचे से नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 उड़ाओ, क्योंकि निगलेक्ट कर दो उसे, बहुत कम है वैल्यू, इसको पुट कर दो। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर आपको पता है कैसे निकालोगे, कि आपके पास कितना है, 500 ml सोडा वाटर है, 500/18, बस इसको पुट करो, ये आपके पास गिवन है, इसको पुट कर दो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 निकल आएंगे, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। और आज हम यहाँ पे अपना ये फर्स्ट पार्ट इसको हम स्टॉप करते हैं, कल हम आगे का पार्ट करेंगे। एंड होपफुली आपका ये अपना जो फिजिकल केमिस्ट्री है वो भी आपकी 3-3 दिन वाले जो सीरीज़ है, जैसे आपने ऑर्गेनिक में पढ़ी है, वैसे ही आपकी फिजिकल की सीरीज़ भी ये जाएगी 3-3 दिन के हिसाब से। 2 से 4 दिन का एवरेज लेके चलते हैं, छोटे अगर हो गए तो 2 दिन में, थोड़ा सा बड़ा हो गया तो 4 दिन में, बट एवरेज ऑन एन एवरेज 3 दिन में जैसे आपके सभी ऑर्गेनिक चैप्टर कंप्लीट होया। आई होप ये भी आपके 3-3 दिन में कवर हो जाएंगे सारे। एंड अपनी प्रैक्टिस करते रहे, एटलीस्ट NCERT क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करें, अच्छे से। एंड बाय अच्छे से मीन्स वेरी अच्छे से, मतलब देख के घबराना नहीं है, ऐसे देखो और ये वाला क्वेश्चन ऐसे 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 कर दिया, ठीक है। तो अपनी प्रैक्टिस अच्छे से बनाए रखें, हेल्दी खाएं, हेल्दी अपना लाइफस्टाइल रखें, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम सर के ऊपर है, तो अनहेल्दी चीज़ों को अवॉइड करें, अपनी प्रैक्टिस को अच्छे से बनाए रखें। एंड 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 ऑल द बेस्ट, अपने पॉजिटिव स्पिरिट्स में रहें, क्योंकि अगर हमने ऑर्गेनिक को अच्छे से कर लिया तो हम फिजिकल भी कर लेंगे, इनऑर्गेनिक भी अपने जल्दी से करके इस मंथ में अपनी प्रेपरेशन को और एक लेवल अप ऊपर लेके जाएंगे। सो थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग।